25 लोग शहीद हुए हैं। सबके किसी के पास कोई हथियार नहीं था, पुरअमन एहतजाज कर रहे थे और उनको सीधी गोलियां मारी गई। 25 का हमें पता इसलिए क्योंकि हमें बाकी का पता इसलिए नहीं कि 7,500 वर्कर्स को पकड़ लिया। तो बात तो आज ये करनी चाहिए कि क्या इसके ऊपर कोई कमीशन नहीं बैठनी चाहिए कि आपके मुल्क के शहरी हैं, जो भी है, एक आदमी कत्ल होता है तो उसके ऊपर तहकीकात होती है, तो पता तो चले कि ये हुआ क्या था। और मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूं कि जब भी इंडिपेंडेंट कमीशन बैठेगी, इसके अंदर एक मुनज़्ज़म साजिश आपको नजर आएगी। हम आपको सबूत देंगे कि कैसे प्लान करके लोगों को हमला करवाया गया है फौजी इमारतों के ऊपर। पिंडी के अंदर पुलिस ने पीछे से, क्राउड आगे खड़ा था, पीछे से पुलिस ने इनके ऊपर टेयर गैसिंग करके उनको जीएचक्यू की तरफ धकेला है और रास्ते में कोई पुलिस नहीं थी जीएचक्यू के। प्लान बनाया गया है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ को फौज के सामने खड़ा किया जाए और फौज के जरिए तहरीक इंसाफ को खत्म किया जाए। ये खतरनाक है मुल्क के लिए। ये पीछे पीडीएम है, कौन नई मजम्मत कर रहा जो कोर कमांडर हाउस जलाया गया है? मुझे कोई इंसान बता दें पाकिस्तान में जो नहीं कर रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, खित्ते में हालात बदल रहे हैं, कल के दुश्मन आज के दोस्त बन रहे हैं, मगर पाकिस्तान है कि हर गुजरते दिन के साथ पीछे से पीछे जा रहा है। सियासी जमातें आना की जंग लड़ रही हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सियासी वजूद ख़त्म करने पर तुली हैं। आइनी बहरान संगीन है, अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो रही है। आज बलूचिस्तान में जमात इस्लामी के काफ़िले पर खुदकुश हमला हुआ, जिसमें 7 कारकुन जमात इस्लामी के ज़ख्मी हो गए। ताम हमले में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक महफूज रहे। तो दूसरी तरफ हुकूमत की पूरी तवज्जो ज़मान पार्क लाहौर पर मुबैना दहशतगर्दों की मौजूदगी के मामले पर है। लग ये रहा है कि आज कमिश्नर लाहौर की सरबराही में 3 रुकनी टीम पुलिस की मौजूदगी में ज़मान पार्क पहुंची और इमरान खान से उन्होंने मुलाकात की है। गवर्नमेंट ये दावा कर रही है कि ज़मान पार्क में अभी तक कोई तलाशी नहीं ली गई। ज़मान पार्क की तलाशी के लिए इमरान खान से TORs पर बातचीत तय कर ली गई है। ज़ाब्ता कार तय होने के बाद ही ज़मान पार्क में तलाशी ली जाएगी। गुज़श्ता रोज़ से हुकूमत ये भी दावा कर रही है कि ज़मान पार्क से निकलने वाले 8 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उधर इमरान खान ने सदर के मशवरे के बाद आज 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की है और वाक़यात की फौरी तहकीकात का भी उन्होंने मुतालबा किया है। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए हमारा पहला और बड़ा सवाल ये होगा कि हुकूमत की ज़मान पार्क में मुबैना दहशतगर्दों की मौजूदगी के दावे और ऑपरेशन का अल्टीमेटम, क्या ज़मान पार्क में दहशतगर्दी की तलाश के दावे में हकीकत है या ये महज दबाव बढ़ाने के हरबे हैं? पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आज मौजूद है मेरे साथ प्रोग्राम में ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, इम्तियाज़ गुल साहब, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, जवाद फैज़ी साहब और इस्माइल कासिम साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान में शदीद बहरानों का शिकार है, हम दुश्मनों ने फिर वार करना शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान, जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया, जमात इस्लामी के काफ़िले पर खुदकुश हमला हुआ और इसमें 7 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। पहले तो इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा ब्रिगेडियर साहब। इसके साथ ही जो इस वक्त मुल्की सिचुएशन है, ख़ास तौर पर ज़मान पार्क में जो गवर्नमेंट कह रही है कि दहशतगर्दों की मौजूदगी है वहाँ पर, आप समझते हैं कि ये हुकूमत के दावों में कोई हकीकत है या ये सिर्फ दबाव बढ़ाने के हरबे हैं? देखें, दुआ पहले जो बात है सिराजुल हक के काफिले के ऊपर, ये काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने और नेक्टा ने बड़ा क्लियर वार्निंग इशू की है कि सीनियर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी जान को ख़तरा है। मेरे ख्याल में उनको अपनी मूवमेंट महदूद करनी चाहिए, प्रिकॉशन करनी चाहिए। इट इज़ वी कांट अफोर्ड एनी अदर डिबैकल। और ख़ास तौर पर सर बकफ जो एक मूवमेंट है, उन्होंने बड़ी क्लियर बात की है कि जी वो फ़ौज को लड़ाएं, जिस तरह करें, बड़ी तारीफ़ करें कि जैसे पीडीए के लोगों ने किया। तो ये एक ओवरऑल बड़ा ख़तरनाक एक सिनेरियो बन रहा है, जिस पे हुकूमत फ़ौज तो अपना पूरा किरदार अदा करे, हर वक्त ऑपरेशन कर रही है, लेकिन साथ ही आवाम को साथ मिलना पड़ेगा ताकि एज ए सोसाइटी भी हम इसको डिफाई कर सकें। रहा ये देखें, इस तरह ऑपरेशन नहीं होते। आपने अगर उनके घर जाना था तो जिस दिन आपको खबर मिली थी उसी दिन सर्च वारंट लेते और रात को जाके या सुबह के ऑपरेशन करते। अगर आपने 3 दिन उनको टाइम दे दिया तो आपका मतलब है सारे वहाँ पर अगर कोई दहशतगर्द थे वो वहाँ बैठे होंगे। दे वुड नेवर बी देयर, दे मस्ट हैव डिसअपीयर्ड। क्या आपने तमाशा मचाया हुआ? सिर्फ ये प्रेशर टैक्टर जा रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि इमरान इज नो इन आर टोटल कंट्रोल, देयर इज नो, उनकी पार्टी का कोई बंदा वहाँ पर नहीं है, हमने पूरा न्यूट्रलाइज कर लिया है कि अब वो पूरे पंजाब गवर्नमेंट की और राना सलाना के रहम करम पर है। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग इट। लेकिन ये हरकतें आपकी ठीक नहीं है। इमरान ने जो गलती की उसको तो कोई भी नहीं कह सकता ना। उन्होंने उनको रियलाइज भी हो गया है
जो कुछ, लेकिन नाहक जो लोग हैं उनको मत करें। ये मैंने देखे इतने लोग रो पीट रहे हैं, किसी की 2 बच्चियां हैं, उसकी माँ को उठा के लेके हैं क्योंकि उसकी तस्वीर नजर आ गई है, या किसी की तस्वीर नजर आई है और वो खुद उसी वक्त घर चली गई, उसको उठा के कोर्ट पे बंद कर दिए। इससे आपके दिलों में नफरत बढ़ेगी। इमरान के वोट को फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर रहमदिली वो दिखाएं जो जायज है, जिन्होंने गलत किया उनको मत छोड़ें, बिल्कुल मैं नहीं कहता, लेकिन साथ ही साथ ये भी मुहासबा करें, चेक करेंगे पुलिस अब तो हर जगह मौजूद है। उस दिन कहाँ थी पुलिस? Why didn't they stop people coming and destroying the military and private property? आपने उस वक्त क्यों नहीं किया? आपके गोली चलाने की इजाजत थी, गोली तो आपको कहीं भी नहीं इजाजत थी। आप पहले भी डंडा बरदार करते थे, आंसू गैस फेंकते थे, वाटर कैनन इस्तेमाल करते थे, गाड़ियां तोड़ते थे। अभी भी रिपोर्टें जो आ रही ये देखें कि ये कौन इसमें है। इट इज रियली वेरी सीरियस इशू। ये मुल्क को दुनिया में बदनाम कर दिया है। ये वो 71 वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए। मिलिट्री इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रॉन्ग फेडरेशन। फौज और अवाम मजबूत हैं तो पाकिस्तान की जो फेडरेशन है सूबे जल की तरह जुड़े हुए हैं। ये हमें रियलाइज करने की जरूरत है। इसलिए किसी नाहक को बिल्कुल अब विक्टिमाइज नहीं करें, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करें। सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं। ये सोच समझ के जो डिजर्व करते हैं जरूर कर सजा दें, लेकिन किसी भी मजलूम को ना करें। ये बहुत ही खतरनाक है, इससे नफरतें बढ़ेंगी और पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं करती। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इम्तियाज़ गुल साहब। जिस तरह ब्रिगेड साहब कह रहे हैं, जाहिर है फेयर ट्रायल तो सबको हक है और वो मिलना चाहिए। और जिन्होंने ये सब कुछ किया है उनको उनकी सब मजम्मत भी कर रहे हैं और उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए, लेकिन इस आड़ में बेगुनाहों को नहीं आना चाहिए और सही इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये ब्रिगेड साहब का पॉइंट बहुत वैलिड है। इम्तियाज़ गुल साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं ज़मान पार्क में ये जो दहशतगर्दों की तलाश 3 दिन पहले कह दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी आमिर मीर साहब की, उन्होंने कहा जी छुपे हुए हैं 30-40, और अब वाकई ये बात है अगर इतने दिन थे तो अब तक तो वो वहाँ पर मौजूद नहीं होंगे। तो इम्तियाज़ गुल साहब, आप समझते हैं कि हकीकत है इस दावों में जो पंजाब हुकूमत कर रही है, या ये सिर्फ सियासी प्रेशर बढ़ाया जा रहा है? देखिए दुआ, सबसे पहले तो हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान की और ख़ासतौर पर पंजाब की पुलिस कितनी दयानतदार है। दूसरी बात, ये जो कुछ पिछले 3-4 दिन के दौरान हुआ है और जो 9 मई को भी हुआ, यानी कोर कमांडर साहब के ज़ाती जो सिक्योरिटी है, फिर कोर हेडक्वार्टर के जो निगरानी करने वाले इदारे हैं, वहाँ का इंटेलिजेंस, यानी 4 लेयर्स थी। वो वहाँ पे आपको उस क्विक रिएक्शन रिस्पांस फोर्स या क्विक रिएक्शन फोर्स वो भी नज़र नहीं आई। मैं अब इमरान खान से हट के मैं पाकिस्तान की बात करना चाहता हूँ कि उस दिन जो सिक्योरिटी की अपनी 4 लेयर्स हैं जो कोर कमांडर और उस इलाके को कवर करती हैं, उनको मालूम था कि क्राउड बिल्डअप हो रहा है, तो वो लोग कहाँ चले गए। अब मैं आपको ये काफ़ी यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये तमाम जो इशू है ये नहीं कि किसी एक पार्टी या किसी एक या मिलिट्री के खिलाफ है, ये पाकिस्तान के खिलाफ एक बैनुल-अक़वामी केस की बुनियाद बन सकता है कि ये एक ऐसा मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं। अगर ये अपने कोर हेडक्वार्टर की, अपने कोर कमांडर की हिफाजत नहीं हो सकती, उनकी इंटेलिजेंस उस वक्त 2-3 घंटे का नोटिस के बावजूद नहीं आ सकती, तो इस मुल्क के फिर न्यूक्लियर हथियार महफूज नहीं है। तो इस तमाम मामले का अफसोसनाक तरीन पहलू ये है कि हमारा आहिस्ता आहिस्ता जो बैनुल-अक़वामी नैरेटिव है वो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ मेरा ख्याल है मोड़ा जाएगा। दूसरी बात जो ज़मान पार्क में दहशतगर्दों की बात है, वो बड़ी एक बचकाना सी मैं समझता हूँ हरकत हो रही है। अपनी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे भी आ रही है, वो 18, 19, 20 साल के बच्चों को पकड़ा हुआ है। देखिए, कोई भी किसी भी प्रॉपर्टी पे, किसी भी जाती या कौमी प्रॉपर्टी पे हमला किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जो उसका जिम्मेदार है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस तमाम चक्कर में जो फेयर ट्रायल है वो नहीं, उसका चांस खत्म होना चाहिए। साथ साथ ही जो पुलिस, पंजाब की पुलिस जो हरकतें कर रही है, इसने तमाम मामले को इंतहाई मशकूक बना दिया है
और इसी वजह से ये दूसरा पॉइंट है जो पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल-अक़वामी तौर पे इस्तेमाल होगा। लिहाजा भले आप इमरान खान से, पीटीआई से जितना मर्जी इंतकाम लेना चाहें ले ले, अभी तो वो सारे आपके रहम करम पे हैं, लेकिन खुदा के लिए इस इंतकाम की आग में आप पाकिस्तान के जो तवीलुल मयाद मफादात हैं, वो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, खुद पाकिस्तानी फौज की इंटेग्रिटी है, उसके ऊपर आप सवालात ना उठने दें प्लीज़। बिल्कुल, आपने सही पॉइंट उठाया। जी जवाद फैज़ल साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं तनसीबात पर जो फौजी हमले इमरान खान साहब ने भी बिलाखिर मजम्मत कर दी है, दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी आहिस्ता आहिस्ता मजम्मत कर रहे हैं, और कोई भी ऐसा नहीं जिस तरह इम्तियाज़ गुल साहब कह रहे हैं कि जो कहे कि ये सही हुआ, और वाकई मजम्मत भी लोग कर रहे हैं और इस पर सज़ा भी मिलनी चाहिए, लेकिन फेयर ट्रायल की सूरत में। तो जवाद फैज़ल साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? तहकीकात का मुतालबा किया है इमरान खान साहब ने, आपको लगता है तहकीकात होनी चाहिए? और ये जो अब जमान पार्क में 2-3 दिन से एक सूरत हाल बनी हुई है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर तलाशी लेनी है तो ले लें, वहाँ दहशतगर्द है तो निकालें, उनको पकड़ें, लेकिन इस आड़ में जिस तरह मुख्तलिफ किस्म की कहानियाँ सामने आ रही हैं, उनकी क्या हकीकत है? आपको लगता है कि वाकई वहाँ दहशतगर्द छुपे हुए हैं, या ये फिर एक दबाव के हरबे हैं कि इमरान खान साहब पर, जिस तरह सोशल मीडिया पर भी ये बहस हो रही है कि इमरान खान पर एक प्रेशर डाला जा रहा है कि वहाँ पर दहशतगर्द मौजूद हैं? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं, मुझसे पेशतर ये कह भी दी गई, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि बड़ा अफसोसनाक है, इसमें भी कोई शक नहीं कि बैनुल-अक़वामी साजिशें भी हैं। मुझे शोरश काश्मीरी से हकीम सईद तक, जनाब सलाहुद्दीन तक, और फिर डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम और मजीद निज़ामी साहब के बहुत से अल्फाज तहरीरन या तकरीरन याद आ रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि उसी साजिश पे अमल हो रहा है और हमारे अपने भी उसके साथ मिल जाते हैं। अब वो अपने कौन है? मैं तो इस पे भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ हाथ जोड़ के इमरान खान साहब का कि उन्होंने मजम्मत तो कर दी, वगरना वो कभी किसी एजेंसी का नाम, कभी फौजी सरबराह का नाम, कभी किसी का नाम। शुक्र है कि उन्होंने मजम्मत की और उन्हें हाथ डालने चाहिए। आमिर मीर साहब को चाहिए था कि आज जो बंदे भेजे थे ना, वो इमरान खान साहब को हार पहना के आते कि आपने मजम्मत ही कर दी है। तीसरी अहम बात ये कि इस पे फेयर ट्रायल होना चाहिए, फॉर श्योर होना चाहिए, लेकिन अगर मैं मफरूज़े पे एक बात करता हूँ, अगर उस दिन पुलिस रोक लेती, डंडे लेके आ जाती, असलहा लेके आ जाती, किसी चौक चौराहे में तशद्दुद की एक भी तस्वीर चलती तो जितनी आग लगी थी इससे ज्यादा बढ़ जाती। मैं ये समझता हूं कि अगर पुलिस सामने नहीं आई, अगर 4 लेयर्स में से कोई सामने नहीं आया और इन्होंने जो कर दिया, जो एक तरफ यूरोप को सबसे ज्यादा जानने वाले कायद को हर हुक्म के ताबे चलते हैं और एक तरफ रियासत मदीना का नारा भी बुलंद करते हैं, लिहाजा इनकी तस्वीर सामने आ गई, अया हो गया, नुकसान हुआ। लेकिन अगर पहले पुलिस रोकती तो ये मजलूम तरीन बन चुके होते। काश के खान साहब ने उस दिन सुबह लाहौर से चलने से पहले वो बातें ना कही होती, काश के उन्होंने जब गिरफ्तारी के दौरान जो बातें की वो ना की होती, तो मैं ये समझता कि ये ट्रैप हुए हैं या साजिश हुई है या कोई और बंदा या कोई एजेंसी इन्वॉल्व है। लेकिन ये तो इन्होंने, उनके अपने अल्फाज है ना, खुद फरमाया। लिहाजा इसके बाद ये कहना कि इमरान खान को डराया जा रहा है या उसको शर्मिंदा करने की कोशिश की जा रही है, होना उन्होंने कोई नहीं। लेकिन असल मसला ये है कि अगर ये सब कुछ ना कहा गया होता खान साहब की जानिब से, तो फिर हम ये कह सकते थे कि किसी भी साजिश का शिकार हो गए हैं। लेकिन वो लोग जो कहते ये थे कि हम तो सिर्फ झूमने आते हैं या कवालियां सुनने आते हैं, उनके अल्फाज सुने हैं किसी ने? खुद अपनी ऑडियोज वीडियोज वो रिकॉर्ड करके दे रहे हैं, खुद क़यादत ये कह रही है कि वो पहुंचो कोर कमांडर हाउस तक। और क्या कसूर था उस रेडियो पाकिस्तान पेशावर की बिल्डिंग का कि नादरो नायाब चीजें तबाह कर डाली। आज मैं देख रहा था गिरफ्तार हुआ एक बंदा जिसने रेडियो पाकिस्तान का गेट तोड़ा और 12,000 में जाके बेच दिया। लिहाजा ये भी पता लग गया और पता लग जाएगा सबको कि कहां से कौन सी साजिश हुई है। लेकिन बैरूनी साजिशों पे हमें निगाह रखनी होगी, और जो ताने बाने मैंने पहले नाम ले दिए, शोरश से लेके डॉक्टर इसरार मरहूम तक, वो उनको देखना चाहिए और अन्नेवाद तकलीद की बजाय अब सोच के समझ के और इस मुल्क के मुफादात को अजीज रखने की बात करनी होगी। वगरना मैं खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है, जो इम्तियाज गुल साहब कह रहे थे। सही है जी। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आपको लगता है कि सोच समझकर इस मुल्क को कौम के मफाद के लिए फैसले होते हुए नजर आ रहे हैं?
और डॉक्टर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त ज़मान पार्क में जो सिचुएशन है? आपको भी लगता है कि ये जो पंजाब हुकूमत कह रही है ये वाकई सच है कि इमरान खान साहब ज़मान पार्क में उन्होंने दहशतगर्दों को छुपाया हुआ है, या आप समझते हैं कि इसमें हकीकत कोई नहीं है, ये जस्ट एक प्रेशर गेम है, एक दबाव डालने के हरबे हैं जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं? जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं ज़मान पार्क में जो दहशतगर्दों की तलाश में इस वक्त ऑपरेशन, और अभी मुज़ाकरात की भी खबरें आ रही हैं और उसका बाकायदा कहा जा रहा है, एलामिया भी जारी होगा, 1.5 घंटे की मुज़ाकरात हुई है इमरान खान साहब के साथ इन्वेस्टिगेशन टीम की, तो आपको लगता है कि ये दावों में हकीकत है या दबाव के हरबे हैं? जी डॉक्टर साहब। जी इस्माइल कासिम साहब, यही सवाल आपसे। बहुत शुक्रिया दुआ। देखिए, सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि हमने पिछले जो 20-22 साल गुजारे पाकिस्तान ने, वो किस तरह के गुजारे। हमने टेररिज्म के ख़िलाफ़ जंग लड़ते हुए गुजारे, अपना एक जो इस्लामोफोबिया का एक इमेज डेवलप हो गया था उसको धोते हुए गुजारे, फेटफ की लिस्ट से, ग्रे लिस्ट से निकलने की कोशिश में गुजारे, FDI जो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज़ होती रही उसको उठाने की कोशिश में गुजारे। सारा कुछ किया जस्ट टू लेट द वर्ल्ड नो कि हम लोग ना ही सेफ हेवंस प्रोवाइड करते हैं टेररिस्ट को, दहशतगर्दों को, और ना ही हम खुद किसी तरह से किसी भी टेररिस्ट आउटफिट को सपोर्ट करते हैं। हमने ये गुजारे। फिर ऑल ऑफ अ सडन हम लोग देखते हैं कि हमारा एक सिटिंग मिनिस्टर है, वो बयान देता है कि पंजाब के शहर लाहौर के दिल कैनाल रोड के ऊपर दहशतगर्द 30 से 40 मौजूद हैं जिनको सेफ हेवन प्रोवाइड किया हुआ है। तो हमने अपना सारा बयानिया जो था, जो 20-25 साल की मेहनत थी, उसी के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया। अब फॉरेन अगर मैं आपको इंटरनेशनली बताऊं तो हाउ डू यू डिफेंड दिस, आप इसको किस तरह से डिफेंड करोगे? कल मैं एक इंडियन चैनल के ऊपर एक इंटरव्यू दे रहा था और यही सवाल था कि आपके अपने मिनिस्टर कह रहे हैं, आप इसको किस तरह डिफेंड करेंगे? तो आप इसको किस तरह डिफेंड करेंगे, यही मेरा सवाल है। आपने अगर इसको प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर यूज करना था, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का लफ्ज मैं इस्तेमाल करना चाहूँ, पॉलिटिक्स करना चाहूँ, सियासत करनी थी, आप करते। 150-200 मुकदमात भी बनाए गए, सारा कुछ चल रहा है, बट आपने दहशत गर्द का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया। अंडरस्टैंड करें कि मतलब अल्फाज का चुनाव बड़ी अहमियत का हामिल होता है। उसके अंदर मतलब मुझे नहीं समझ आया, इट वाज वे अबव मी कि ये किस तरह हो गया। आप देखिए, अंडरस्टैंड करें, जब से ये आया 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, वो सारा कुछ किया गया, ये सारी चीज़ दहशतगर्द 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 पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडियाज़ की हेडलाइंस के ऊपर चल रहा है, हर शो में डिस्कस हो रहा है, हम लोग यहाँ पे खड़ रहे हैं। तो हमारी इमेज बिल्डिंग जो थी वो किधर गई? अब ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम का भी जिक्र हुआ कि वो इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि अगर हम लोग अपनी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को डिफेंड नहीं कर सकते, अगर यहीं पे हमारे दहशतगर्द मुल्क के अंदर एक सिटिंग जो हमारा एक्स प्राइम मिनिस्टर है, मोस्ट पॉपुलर लीडर है आर्ग्यूबली, उसके घर के अंदर मौजूद हैं, तो फिर तो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम भी क्वेश्चन मार्क आ गया ना, उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान आ गया। तो मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि डिसीजन मेकिंग हो कहाँ पे रही है, पॉलिसी मेकिंग हो कहाँ रही है, लेकिन इस सारे के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। बिकॉज अनाज जो है वो पाकिस्तान से बड़ी नहीं हो सकती, आपकी नेशनल इंटेग्रिटी सॉवरेनिटी से बड़ी तो नहीं ना हो सकती कोई किसी की भी कुर्सी। तो आप कुर्सी मेरे पास हो या आपके पास हो, अंडरस्टैंड करना है कि पाकिस्तान की सालमियत को खतरा ना पहुंचाएं। लफ्जों का चुनाव मैं तो सिर्फ कंडेम कर सकता हूं, कर लेते, ऑपरेशन करें, जो मर्जी करें, दहशतगर्द पाकिस्तान नॉट एट ऑल। बिल्कुल सही। जी डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, आवाज क्लियर है आपकी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि अब जिस तरह के मामलात और हालात हैं, और इस वक्त ज़मान पार्क में बातचीत भी हुई है, मुज़ाकरात हुए हैं इमरान खान साहब के साथ, लेकिन 3 दिन से ये कहा जा रहा है कि जी दहशतगर्द छुपे हुए हैं और अब हमें वो सर्च ऑपरेशन करना है। कभी कह रहे हैं जी हो गया है, बाहर रास्ते बंद हैं, एक और तरह की परेशानी है आम लोगों के लिए। तो डॉक्टर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? आपको लगता है कि ये वाकई इसमें कोई हकीकत है कि वहाँ छुपे हुए हैं ज़मान पार्क में, उनको पनाह दी हुई है, या ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक्स है इमरान खान साहब के लिए? नहीं, इसके 2 रुख हैं, क्योंकि एक तो इसका इंटरनेशनल रुख है कि क्या बिल्ड करना चाहते हैं इमेज अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से हमारे हुक्मरान, और उसमें जाहिर है PTI इस वक्त है ज़ेर-ए-ताब, तो उसके बारे में क्या। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपनी पुलिस को या अपनी सिक्योरिटी के हमारे बाकी पैरामिलिट्री, हमें पता है कि अगर कल से उन्होंने घेरा डाला भी है और इतनी ज्यादा उसकी वो प्रोपेगेंडा किया है 40 दहशतगर्दों का, कि अगर कोई वो भी तो निकल जाएंगे वहां से। फिर सवाल ये पैदा होता है कि दहशतगर्दों की डेफिनेशन क्या दी है उन्होंने,
किस लेवल का दहशतगर्द, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा तो अभी तक दहशतगर्दी की किसी एक डेफिनेशन पर तमाम लोग एग्री नहीं हुए। तो दूसरा सवाल ये पैदा होता है। तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि हमारे मुल्क में गद्दारी का लेबल देना और दहशतगर्दी का लेबल देना जो है वो बहुत ही आसान काम है। चौथी बात ये है टेक्निकल, जो कि ATA के मुताबिक जो हमारा एक्ट है, एंटी टेररिस्ट एक्ट, उसके मुताबिक यस जिस किस्म के वाकयात हुए 9 मई को वो आ जाते हैं उस डेफिनेशन में जो हमने अपनी डेफिनेशन बनाई है। अक़वाम मुत्तहिदा की डेफिनेशन की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, जो कि एग्री नहीं हुई है और जो बगैर एग्री किए हुए एक डेफिनेशन उनकी भी है। लेकिन जो हमारी डेफिनेशन ATA की, उसके मुताबिक जो हमारे हालात रहे 9 मई को और जितना ज्यादा मवाद छोड़ दिया PTI के वर्कर्स ने, और PTI के चेयरमैन का भी जिक्र हो रहा था कि जिस तरह उन्होंने बयान अपने इस्लामाबाद जाने से पहले दिया, उससे पहले बाकी उनके जो काबरीन ने दिया, गाड़ी पर चढ़ चढ़ के बयान दिया और खूब कह के बयान दिया कि चलो चलो कोर्ट कमांडर के घर में चलो, तो वो उस जुमरे में आ जाता है। अब रहा सवाल कि दहशतगर्द छुपे हुए थे या नहीं छुपे हुए थे। अगर कोई होते भी तो हमारे पास मैं नहीं समझता कि इतनी कैपेबिलिटी है कि जितना हमने प्रोपेगेंडा किया हुआ है कि वो अगर हो भी तो। दूसरी बात यह है कि अरमान खान जितना भी, चाहे उसकी स्ट्रेटेजी में कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, कोई भी लीडर फॉर दैट मैटर, वो इतना बेवकूफ होगा नहीं कि जब उसको पता है कि मेरे ऊपर रेड भी हो सकता है, मैं अरेस्ट भी हो सकता हूँ, मेरे घर पे पहले भी आए हैं, मेरे घर पे दोबारा भी आएंगे, तो वो अपने घर पर कोई दहशतगर्द को बैठा के रखे जिसके ऊपर कोई ऐसे केसेस हो या कोई ऐसे हथियार हो जो कि लाइसेंस के बगैर हो। तो ये तमाम चीजें जो है वो जो लोग जानते हैं हमारे सिस्टम को या दुनिया में भी, तो उनको इस बात के लिए कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इसकी बात जो इससे पहले हो रही थी वो बड़ी अहम बात हो रही थी, बाकी हमारे साथियों ने ये बात किया है कि जो हम सुनते आए हैं ग्रेट गेम, हम सुनते आए हैं बाकी ग्रेटर इजराइल, हम सुनते आए हैं 5th जनरेशन वॉर, ये होती क्या है? ये सारी चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर इसका हम निचोड़ निकालें, मजमुआ निकालें, तो जानते हुए ना जानते हुए, इस बात के कॉन्शियस रहते हुए ना रहते हुए, हम तो अपने मुल्क और अपने मुल्क की सॉवरेनिटी के पीछे पड़े हुए हैं, चाहे अपने अल्फाज से, चाहे अपने अफकार से, वो सिर्फ पीछे पड़े हुए हैं। और इसमें है कौन? आखिरी बात, उसमें है कौन? सफर कौन कर रहा है? सफर कर रहे हैं एक आम आदमी, और उसमें उस सफर करने पर मैं तो उसको इसी तरह समझ सकता हूँ कि जो बेगुनाही में हमारे लोग मारे जा रहे हैं और जो भूख और अफलास के चक्कर में इतनी ज्यादा उन मुसीबतें आ गई हैं, तो उसको कहते हैं कि नाकर्दा गुनाही की हमें दाद मिलेगी, हम लोग खतार हमेशा ना रहेंगे, रिश्ते हुए जख्मों की ज़बां बोल रही है, ये दर्द ये आजार हमेशा ना रहेंगे। मैं समझता हूँ कि जो होना था हो गया, यहाँ से अभी आगे चलना है। आज कोर्ट ने भी एक बेहतर फैसला किया है, इसके बाद कोई मैं समझता हूँ किसी सफर का आगाज होना पॉइंट आ गया। बिल्कुल जी, अब जो होना है हो गया, अगर इसी को ले लिया जाए और उसको आगे चलने का सामान पैदा करना चाहिए, और अभी भी वक्त है होश के नाखून लेना चाहिए। मैं तमाम सियासतदानों की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर एक दूसरे पर इल्ज़ामात, सियासी इंतकाम, ये अगर सब कुछ चलता रहा तो आज जिस मुकाम पर हैं, फिर खुदा न खास्ता आगे मज़ीद इसी तरह की तबाही और मामलात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल इसी से मुताबिक हम रखेंगे कि सियासतदानों की अना की जंग है, मुल्क की निज़ाम तबाह हो चुका है, इदारों का एक दूसरे के फैसले मानने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। मुल्क में इदारों की बेतौकीरी का जिम्मेदार कौन है, ये हम सवाल रखेंगे, राय लेंगे ब्रेक के बाद। पिटिशंस एक्सेप्ट कर ली गई हैं, और जिसका मतलब ये होगा कि जो स्पीकर की और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नोटिफिकेशन थी PTI के MNAs को नेशनल असेंबली से फारिग करने की, वो कलअदम करार दे दी गई हैं। MNAs हैं वो पेश होके वो रेजिग्नेशन वापस लेंगे ताकि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डी नोटिफिकेशन को खत्म करने के बाद नेशनल असेंबली को ज्वाइन कर सकें और अपना किरदार एज अपोजिशन नेशनल असेंबली में कौम की खातिर अदा कर सकें। स्पीकर साहब से मुझे उम्मीद है, वो एक बहुत बड़ी पोस्ट है, मुझे उम्मीद है कि अदालत के हुक्म के मुताबिक पार्लियामेंट का सेशन कॉल करके PTI के MNAs को खुशामदीद करेंगे ताकि ये मामला जो है सियासी बुरहान पार्लियामेंट में बैठ के ये हल कर सके।
नाज़रीन, मुल्क में अना की जंग जारी है, लाकानूनियत बढ़ रही है, मुल्की निज़ाम तबाह बर्बाद हो चुका है, मुल्क के दो बड़े इदारे आमने सामने हैं, एक दूसरे के फैसले मानने को तैयार नहीं है। अदलिया अपनी बालादस्ती चाहती है, कानून की हुक्मरानी पर जोर दे रही है, हुकूमत पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए पूरा जोर लगा रही है और हर सूरत पार्लिमानी फैसले मनवाना चाहती है और अदालती फैसलों को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। अदलिया पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो एक मखसूस जमात की सहूलत कारी कर रही है। अदालती अहकामात न मानने पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब जज्बाती और आपदीदा हो गए। उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि अदालत के साथ मजाक किया जा रहा है, आईनी इदारे के जो ऑर्डर्स हैं उनको हवा में उड़ा दिया जाता है। आज लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के 72 अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई करने का फैसला कलअदम करार दे दिया, मगर गवर्नमेंट इस फैसले को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। इम्तियाज़ गुल साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि पहले भी आप बात कर रहे थे तो एक तरह से सिस्टम पर भी हमने बात की। अब जिस तरह का निज़ाम इस वक्त हम देख रहे हैं अपने मुल्क में, लाकानूनियत उरूज पर है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, आइन की कोई हैसियत नहीं है। वो जैसे बारहा कहा जाता है जी आइन को तो रद्दी की टोकरी समझ दिया गया है और ये वाक़तन वो हकीकत नज़र आती है। इम्तियाज़ गुल साहब, दो बड़े इदारे पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, अदलिया आमने सामने हैं, ना वो उनके फैसलों को मानते हैं ना वो उनके फैसलों को मानते हैं। तो ये अब किस तरह मुल्क आगे चलेगा? कैसे सबकी ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले आएंगे और वो इसको मानेंगे और मुल्क को चलाएंगे? ये जो इस वक्त हम सिस्टम की बेतौकीरी कर रहे हैं, इदारों की बेतौकीरी हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन होगा इम्तियाज़ गुल साहब? देखिए, एक बड़ा बुनियादी सवाल है। ये शख्सी अनाएं हैं एक दूसरे के खिलाफ, इस वक्त अना से नीचे नहीं हट रहे, अपनी अना को बालाए ताक नहीं रख रहे हैं। दोनों तरफ है, बल्कि तीनों तरफ कह लें। लेकिन जो आप कह रही हैं कि ये मुल्क आगे कैसे जाएगा, ये मुल्क इस तरह आगे सवाल ही नहीं पैदा होता चला जाए और उसका बुनियादी ताल्लुक है रूल ऑफ लॉ से, आइन के एहतराम से, आइन की और कवानीन और ज़वाबित की अमलदारी से। मैं फिर आपको बैनुल-अक़वामी तौर पे एक वैसी ब्लू शॉट ब्लूप्रिंट बता देता हूँ कि पाकिस्तान में सरमाकारी क्यों नहीं हो रही। वो इसलिए कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनका एहतराम नहीं किया जाता। बल्कि ताज़ा तरीन बहुत अच्छा वो आपने सवाल किया कि हमारी कौमी टीम के हेड कोच जिनका ताल्लुक हॉलैंड से है, उनका आज डॉन अखबार में ये खबर छपी है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया क्योंकि उनको 13 महीने तनख्वाह नहीं मिली। यानी जिस मुल्क में आपके आइन का, अपने कानून का, कॉन्ट्रैक्ट्स के एहतराम का ये हाल हो कि वो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और ये कह दिया कि बड़ी मेहरबानी, आपने मेरी बड़ी इज़्ज़त अफजाई की, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के दरमियान गालिबन इख्तिलाफात थे, तो ये उसकी नज़र हमारा ये इमेज हो गया कि ये ऐसा मुल्क है कि आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, $10,000 माहाना उसको तनख्वाह मिली थी, 2 दिसंबर 2021 में उनको रखा गया था, उनको जनाब तनख्वाह नहीं मिली और उसने आखिरी फिक्र ये लिखा कि मुझे उम्मीद है कि हुकूमत ये मुल्क उस मुआहदे का एहतराम करेगा जिसके तहत मैं हेड कोच बना था। तो इसको अगर आप देख लें बड़े कैनवस पे, तो हमारे इस वक्त बैनुल-अक़वामी अदालतों में कोई 40 के करीब मुकदमे हैं जो दूसरी कंपनियों, प्राइवेट कंपनियों ने, मुल्कों ने हमारे खिलाफ किए हुए हैं। अब इस वक्त फिर जो हो रहा है ये उसी की एंडोर्समेंट समझी जाएगी कि अच्छा देखें, पहले मुकदमे यहाँ हैं, मुल्क के अंदर भी यही कुछ हो रहा है। तो मैं बतौर पाकिस्तानी इस वक्त बड़े कर्ब में मुब्तला हूँ कि इमरान खान बहुत ख़राब होगा, ये लोग बहुत अच्छे होंगे, बाकी सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस तमाम अच्छे बुरे की गर्दान में मेरा मुल्क, मेरे मुल्क की साख इतनी ख़राब हो गई है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि हम बाहर जाके किस मुंह से किसी को कहेंगे कि हमारा मुल्क एक जमहूरियत है, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ। मैं किस मुंह से बच्चों को पढ़ाऊंगा कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है? मुझे उसकी फिक्र है, शख्सियत से मुझे कोई लेना देना नहीं है। सही, आपने बड़ी अच्छी बात की। एग्जैक्टली ब्रेक में यहाँ हम यही बात कर रहे थे कि असल जो मसला है अब वो ये होगा। ब्रिगेड साहब, अब ये जो अच्छे बुरे की तमीज़ भुला दी गई और ये जो मुल्क की साख को जिस नहज पर पहुँचा दिया गया, इदारों का सिस्टम कुछ है ही नहीं, ये मुल्क को जिस तरह से चलाया जा रहा है, जिम्मेदार कौन है ब्रिगेड साहब? देखें, दुआ बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो ऑर्डर पास करते हैं इसको इम्प्लीमेंट किसने करना है। दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंट्री। हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है
कि जो भी हुक्म हो उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि फोर्स इम्प्लीमेंटेशन पावर जो होती है वो हुकूमत के पास होती है। जब हुकूमत ही लॉ तोड़े, हुकूमत जाके 144 को वायलेट करे, रेड जोन में जाए, जलसा करे सुप्रीम कोर्ट के गेट के आगे, और ये कहा जाए कि अता बंदियाल तुम शराफत से घर छोड़ के चले जाओ, ये कोर्ट रिजाइन कर दो वरना तुम्हारा हाल हम ये करेंगे, तो उस मुल्क में बाकी कानून का निज़ाम क्या रहेगा? इतनी एम्बैरसिंग बात यह है कि एक दो पिलर्स, एक पार्लियामेंट और एक ये आपस में टकराव कर रहे हैं। हुकूमत कैबिनेट एक फैसला करती है और जान के पार्लियामेंट से उसको रद्द अगेंस्ट करवा देती, क्योंकि वहाँ अपोजिशन नहीं है। अभी बहुत बड़ी ये अपॉर्चुनिटी है कि जो कोर्ट ने 72 उनके MNAs को रिस्टोर किया है, इसको स्पीकर को चाहिए कि इनको बिठाएं, अपोजिशन बनाएं, कोई क्रेडिबिलिटी पार्लियामेंट की बना लें, चलें वो कोई किसी बहाने अपोजिशन बन गई है, वरना उस पार्लियामेंट की क्या वैल्यू जिसमें सिर्फ हुकूमत हो, हुकूमती पार्टी हो और कोई अपोजिशन हो, ना लीडर ऑफ अपोजिशन हो, ना पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन अपोजिशन से हो, ना कायमा कमेटियों में कोई आधे उनके मेंबर्स होते हैं वो हों, और एक ही तरह के ऑर्डर्स पास कर रहे हैं, तो हम अपना मजाक खुद जमहूरियत का उड़ा रहे हैं। सही। जब हम सबको याद है जब अटैक करते बकिंगम पैलेस पर, चर्चिल ने पूछा था कि अदालतें कायम कर रही हैं, बिल्कुल उसने कहा नथिंग है, बस जस्ट रिलैक्स, जस्टिस बीइंग डन, सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ तो हम खुद इसकी तबाही कर रहे हैं। आई थिंक ये बहुत बड़ा सीरियस सिचुएशन है, इसको हुकूमत को सबको बैठ के इसका हल निकालना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सिचुएशन है, सबको बैठकर हल निकालना चाहिए। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, यही सवाल होगा, दीगर एक्सपर्ट्स की राय लेंगे।